पहला क्वेश्चन है आज का, है ना। तो क्वेश्चन है बाबू कि दो इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल सरफेस है, नाम है ए और नाम है बी। क्लियर है? ठीक है, तो समझिए यहां ध्यान से। सबसे पहला चीज क्या है कि क्वेश्चन में ही क्लियर लिखा हुआ है कि पहला तो दो चार्ज है, क्लियर है, और दोनों क्या है तुम्हारा आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है मतलब दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा, और यहां पे लिख भी दिया है कि रिपेल कर रहा है। तो सेम चार्ज तो मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है, रिपेल कर रहा है इसका मतलब अगर या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा तो ही रिपेल का कंडीशन बनेगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब देखिए बाबू, ध्यान से सुनिए, समझिए। जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, ये सब अभी जो हम बता रहे हैं ना, अभी एक दो क्लास हम नॉर्मल मेथड से तुमको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रो कहीं ना कहीं लंबा चैप्टर है। 12th में सबसे लंबा चैप्टर, 3 चैप्टर का कंपाइल जब आप करते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनता है, जिसमें पहला इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गॉस लॉ है, और तीसरा कैपेसिटर है। तो बड़ा चैप्टर है ना। इसी में हम एक दिन जो है, इसी वीक में हम एक दिन इसके शॉर्टकट्स की बात कर देंगे कि कैसे आप एकदम शॉर्टकट में इतना लंबा चौड़ा ना करते हुए डायरेक्ट आंसर कैसे लिख देंगे। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए बाबू, यहां पे दो स्फीयर है, ए और बी। ये ए है और ये बी है। इसके ऊपर मान लेते हैं क्यू चार्ज है और इसके ऊपर क्यू चार्ज है। क्लियर है? और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं, है ना। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों चार्ज ए और बी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है विथ फोर्स। तो कहने का मतलब यहां पे जो फोर्स होगा F बराबर वो 2.0 इंटू 10⁻⁻5 होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसी की ना वैल्यू ये होगी। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब क्या किया बाबू कि एक अनदर आइडेंटिकल, सेम आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर को लाया C, और उसको A के साथ टच किया और टच कर करके मिड पॉइंट पे रख दिया। तो जैसे ही पहला तो C अनचार्ज्ड है, जैसे ही उसको A पे टच किया तो कंडक्शन के थ्रू चार्ज जो है A से C में ट्रांसफर हुआ। क्लियर है? और क्या हुआ, कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों पे बराबर चार्ज ना आ जाए। क्लियर है? तो क्या होगा कि जैसे ही टच कर करके रखा बीच में, तो ये A, ये C और ये B, तो ये इस तरह से बन गया, मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो कहने का मतलब कि यहां पे जो हुआ, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मिड पॉइंट पर रखा तो r/2 हुआ, ये वाला डिस्टेंस भी r/2 हुआ। इसके ऊपर तो चार्ज Q होगा। क्लियर है? बट इसके ऊपर ये A है, ये C है और ये B है। क्लियर है ना। तो क्या होगा बाबू, इसके ऊपर चार्ज Q/2 हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज Q/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो है यहां पे पूछ रहा है तुमसे कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन C। तो कहने का मतलब है कि ये A जो है उस C को रिपेल करेगा विथ फोर्स F1 मान लेते हैं। क्लियर है? और ये B इस C को रिपेल करेगा विथ फोर्स F2। आ गई मेरी बात? तो नेट फोर्स क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहला चीज देखिए, यहां पे हम F1 अगर निकालते हैं तो F1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1/F1 जो है दिस इज फोर्स FAC। क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो Q/2, क्लियर है, Q/2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है? तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q²/4 अपॉन में R²/4। ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q²/R²। और यही जो वैल्यू है बाबू वो वैल्यू F है। क्लियर? तो कहने का मतलब कि जो F' हुआ वो F के बराबर हो गया। क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, हम F2 निकालते हैं। तो F2 जो होगा, क्लियर है, F2 क्या होगा, दिस इज FBC। क्लियर है ना, उधर से BC। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्लियर है, Q/2, ठीक है, Q अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है?
तो दिस इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q²/2 अपॉन में R²/4। इससे ये कटा 2 हो गया, ये 2 चला गया ऊपर, है ना। तो 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q²/R² होगा, और ये F है, सो F2 की वैल्यू 2F के बराबर हो गई। आ गई मेरी बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? समझ रहे हो मेरी बात? यहां पे क्या हो गया, ठीक है, क्या बोले, बोलो, सॉरी, ठीक है। तो F2 की वैल्यू 2F हो गई ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब बाबू कि एक ठो फोर्स, देखो F1 इधर है, इसकी वैल्यू F है, F1 बराबर F है, और एक फोर्स F2 है, क्लियर है, जो कि इधर है, और इसकी वैल्यू जो है वो 2F है। तो रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर सम से अगर आप देखोगे तो रिजल्टेंट फोर्स सब्सट्रैक्शन से निकलेगा, ठीक है ना। तो F नेट जो होगा दिस इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो F2 माइनस F1, या आप इसको FBC माइनस FAC भी लिख सकते हो। इसी को आप 2F माइनस F लिखोगे, और यहां क्या हो जाएगा 2F माइनस F, और ये क्या आ जाएगा F, और F क्या होता है बाबू, F का वैल्यू वहां पे दिया हुआ है, तो 2.0 इंटू 10⁻⁵ आ गई मेरी बात समझ में? फोर्स है तो न्यूटन, क्लियर है, ये इसका आंसर हुआ। अब क्या होगा ना कि देखो इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या रहेगा ना कि कुछ मान लो कि जैसे फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, और हो सकता है कि मान लो डिस्टेंस दिया रहे। मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फोर्स की वैल्यू, जैसे यहां पे फोर्स की वैल्यू दी गई है ना इस जगह पे, और कभी कभी क्या करता है कि डिस्टेंस की भी वैल्यू दे दिया कि 2 आइडेंटिकल चार्ज है, ठीक है, और दोनों के बीच में इतना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस इतना है, ये दे दिया। तो अब देखिए जैसे ही आपको डिस्टेंस दिया बाबू, तो यहां पे इस इक्वेशन में अगर आप देखिएगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये नोन है, इसकी वैल्यू नोन है। Q² या R², इस दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी नोन होगी तो हम अगला निकाल सकते हैं। जैसे अगर R की वैल्यू हमको नोन है तो हम Q निकाल लेंगे, अगर हमको Q की वैल्यू नोन है तो हम R निकाल लेंगे। अब यहां क्या होगा कि अगर इसी क्वेश्चन में मान लो दिया रहता, ठीक है ना, कि टू इक्वली आइडेंटिकल चार्ज्ड मेटल सरफेस A एंड B रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स इतना, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन रहता मान लो व्हेन प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया रहता, और आगे रहता कि अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर C इज टच्ड विथ A एंड देन प्लेस्ड एट मिड पॉइंट। तो बताइए कि नेट फोर्स क्या होगा। तो आदमी क्या करता है ना कि जैसे ही आपको ये दिया रहेगा तो आप यहां पे बैठाओगे एंड यू विल ट्राई टू एग्जीक्यूट या ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। अब आप Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, Q की वैल्यू फाइंड कर करके आप करना तो यही तरीका है, पर आप क्या करेंगे जैसे आप Q की वैल्यू फाइंड करने लगे तो इसकी यहां पे जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में। बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई मतलब नहीं बनता है फाइंड करने का, ठीक है ना। मेरा कहना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट जो है ना पहले वेरिएबल को ही लेकर के चलो, और लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आएगा आप उसको सॉल्व करो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? फाइनल रिजल्ट जो है उसको आप सॉल्व करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इजी होगा। अब यहां पे आप डिस्टेंस रख के Q निकालिएगा, फिर वही चीज यहां करना होगा तो लंबा हो जाएगा, समझे मेरी बात? तो अनावश्यक काम से आपको इसमें बचना है, ठीक है। चलिए यहां तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सेपरेशन R इज F। पॉइंट चार्ज क्लियर कर दिया है, क्लियर है। तो समझिए मेरी बात, सॉल्यूशन देखिए यहां ध्यान से। मान लो कि एक ठो चार्ज Q1 है और एक ठो चार्ज Q2 है, मान लेते हैं, ठीक है, पॉइंट चार्ज है दोनों, और इस दोनों के बीच में जो सेपरेशन है बाबू वो क्या है, R है, ठीक है। तो उस केस में फोर्स F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R² होगा। ये बोल रहा है कि ये जो फोर्स है वो F के बराबर ही है, मतलब ये F के बराबर वाला कंडीशन है। अब क्या बोल रहा है बाबू कि फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज, चार्ज सेम है, क्लियर है। तो देखिए ये Q1 ये Q2, ये चार्ज क्या है बाबू, सेम है।
तो ये Q1 ही रहा, ये Q2 ही रहा। बट इफ हाफ द स्पेस, मतलब स्पेस मतलब ये वाला बीच का, इफ हाफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, डाई इलेक्ट्रिक ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट यहां पे वैल्यू 4 है, ठीक ना, सॉरी, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वैल्यू कितनी है, 4 है। तो मान लो बाबू कि जैसे ये वाला पूरा डिस्टेंस तो r था, हाफ डिस्टेंस फील्ड कर दिए, तो मान लो कि ये जो हाफ डिस्टेंस है, क्लियर है ना, मतलब इसको हम लोग क्या ले लें, t ले लेते हैं। तो t बराबर, अंदर भी लिख दे रहे हैं, t बराबर क्या हो जाएगा बाबू, r/2 हो जाएगा। हाफ डिस्टेंस इज फील्ड विद डाई इलेक्ट्रिक, क्लियर है, और इस डाई इलेक्ट्रिक जिसको हम k कहते थे उसकी वैल्यू है अपनी 4, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद कीजिए कि जब आप डाई इलेक्ट्रिक डाल रहे थे, क्लियर है ना, तो उसका फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, फोर्स निकालने का फॉर्मूला था F बराबर 1 या इसको ना F डैश कर देते हैं, ठीक है, F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, इनटू Q1 Q2 अपॉन में R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के का स्क्वायर। याद आया, ये फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं, है ना, ये फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब आदमी गड़बड़ क्या करता है, ठीक है, गड़बड़ क्या करेगा ना कि फॉर्मूला अगर याद है तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको ये बात याद रहती है ना, कि अगर कोई मीडियम है तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी वहां पे इंक्लूड होगी, और वो फॉर्मूला में गलती क्या करेगा, यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि इसको नहीं करना है। फॉर्मूला में वो गलती क्या करेगा, ये हम गलत लिख रहे हैं कि F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R यहां लिख देगा, क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्या लिख देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये फॉर्मूला है ही नहीं, फॉर्मूला क्या है, F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहां पे एप्सिलॉन R हमने लिखी ही नहीं, तो यहां पे आप लिख करके अगर यही फॉर्मूला लिखिएगा तो कहानी कुछ और हो जाएगी, समझे मेरी बात। तो ये फॉर्मूला आपको अब याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो कहने का मतलब देखो बाबू, तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में देखो t जो है ये r/2 है ना, t r/2 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी सॉल्व होकर के, r/2, अरे r माइनस r/2 इज इक्वल टू r/2, तो ये हो गया r/2, क्लियर, ठीक है। चलिए, प्लस r/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर, सही ना, यही होगा, Q अंडर रूट 4 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 दी गई है, ठीक है ना। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, F डैश इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, इंटू Q1 Q2 अपॉन में, है ना, देखो ध्यान से, r/2 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो r/2 को बाहर निकाल दिया, स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, तो r² 4 बिल्कुल सही, और अंदर में क्या बचेगा बाबू, 1 + 2 का स्क्वायर, इसका 1, इसका अंडर रूट 4 का 2, क्लियर है ना। चलिए, अब देखिए यहां से ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये वैल्यू तो F के बराबर है ना, ठीक है, तो F डैश क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4F अपॉन 3 का स्क्वायर, क्लियर है, तो F डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4F/9, और यही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा, समझे मेरी बात। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन मतलब बनाइए, है ना, तो सबसे पहला चीज क्या है कि फॉर्मूला सही डाल देना है। अगर यहीं पे होगा क्या कि जब मान लो कोई एग्जाम दे रहे होगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R लगा के जो वैल्यू दी गई होगी वो भी ऑप्शन में मान लीजिए रहेगी, ठीक है। अब आपको ध्यान है नहीं और आपने बनाया, आपको तो कहीं लग नहीं रहा कि हमने गलत करा है, बहुत सिंपल सा केस भी था, आपने एप्सिलॉन R रख करके बना दिया, वो ऑप्शन भी आप वो टिक कर दिया, जबकि वो टेक्निकली गलत है। फॉर्मूला पे यहां ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर देखिए बाबू, क्वेश्चन यहां पे है अगला, है ना,
क्वेश्चन है कि लेट अस कंसीडर टू स्मॉल बॉल ऑफ मास m1 एंड m2 हैविंग चार्ज q1 एंड q2। बात समझ में आ गई? दो ठो यहां पे क्या हुआ है बाबू कि मास दिया हुआ है m1 और m2 और चार्ज दिया हुआ है उसके ऊपर q1 और q2। ठीक है, ये इन दोनों को एक स्ट्रिंग से सस्पेंड किया गया। क्लियर है? सेम पॉइंट से। तो आप डिस्कस कीजिए इसके इक्विलिब्रियम कंडीशंस को। क्लियर है ना? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, मान लो कि यहां से ऐसे सस्पेंड कर दिए इस तरह से, ये रहा तुम्हारा m1 और ये रहा तुम्हारा m2। क्लियर है ना? बिकॉज पॉइंट समझिए, क्योंकि दोनों मास सेम है या नहीं है ये तो लिखा हुआ नहीं है कहानी में, क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों मास अलग अलग टेंशन क्रिएट करेगा स्ट्रिंग के ऊपर, ये भी समझ रहे हो आप? तो इसका टेंशन मान लीजिए T1 है और इसका टेंशन क्या हो गया, T2 है। क्लियर है ना? आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, यहां से हम एक वर्टिकल ड्रॉ कर दिए। अब देखिए बाबू, ये जो वर्टिकल आपने ड्रॉ किया इसके ऊपर क्या है कि चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, Q2 है। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, R मान लो। क्लियर है ना? R डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब क्या है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा विथ इस तरह से रिपेल करेगा इधर विथ फोर्स Fe बोले तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वाला इसको रिपेल करेगा विथ फोर्स Fe। आ गई मेरी बात समझ में? आ गई मेरी बात समझ में? समझो ध्यान से। तो क्या होगा कि Fe उधर होगा, इसका Fe इधर होगा। दोनों मास सेम है या नहीं ये तो लिखा हुआ नहीं है ना। इसका मतलब है कि ये वाला स्ट्रिंग इस वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा θ1, बनाएगा ना, और इसके साथ एंगल बनाएगा θ2। अब आदमी देखो, अब ऐसे ही समझो ना बाबू कि अगर ये दोनों मास सेम होगा और दोनों मास ऐसे सेम होगा, ठीक है, जब चार्ज होगा तो ऐसे सेम रिपेल करेगा, फोर्स तो सेम होगा। क्योंकि मास भी सेम है तो इसकी वेलोसिटी जाते हुए या इसकी वेलोसिटी सेम होगी, मतलब दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा एक दूसरे से अलग। बट अगर मास अलग अलग हुआ तो ये चीज होगा क्या, नहीं होगा। तो आदमी फिर अगेन गलती यहां पे आप क्या कर देंगे कि इस वाले डिस्टेंस को r/2 ले लेंगे, इस वाले डिस्टेंस को भी r/2 ले लेंगे। नहीं, आप इसको r/2 तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक दोनों का मास सेम ना हो। मास अलग अलग होगा। अगर ये भारी होगा, खुद आप समझदार हैं, अगर ये भारी होगा तो ये कम उधर जाएगा, हल्का होगा ज्यादा जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? चलिए ठीक है। तो अब यहां पे बाबू टेंशन के बन गए दो कंपोनेंट, एक T1, इधर आप देख लो ये एंगल थीटा है 1, तो ये वाला θ1 होगा, ये T1 cos थीटा होगा और T1 cos θ1 होगा। क्लियर है ना? और ये T1 sin θ1 होगा। इधर क्या लगेगा, M1G। क्लियर है? सिमिलरली इधर T2 है तो ये वाली θ2 होगी, ये क्या हो जाएगा T2 cos θ2, इधर हो जाएगा तुम्हारा T2 sin θ2 और इधर हो गया आपका M2G। सही ना? दोनों का सेपरेटली हम लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर है? तो T1 cos θ1 इज इक्वल टू M1G और T1 sin θ1 इज इक्वल टू क्या हो गया बाबू आपका, ये हो गया आपका यहां पे Fe। क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पे अगर इसको इक्वेशन 2 बोले और इसको 1 बोले तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भागा दे दीजिए। क्लियर है? तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा यहां पे T1 sin θ1 अपॉन T1 cos θ1 इज इक्वल टू Fe अपॉन M1G। T1 से T1 कैंसिल। क्लियर है? तो यहां पे क्या मिला, इसका लिख रहे हैं, तो Fe बराबर क्या मिल गया तुम्हारा, Fe अपॉन M1G बराबर तुमको मिल गया tan θ1। सो Fe बराबर हो जाएगा M1G tan θ1। कहीं कोई दिक्कत?
आ गई मेरी बात समझ में। सिमिलरली यहां पे आ जाइए तो इसका हो जाएगा T2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू M2G। क्लियर है। T2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू FE। अगेन इसको भी 1 मान लीजिए, इसको भी 2 मान लीजिए, और यहां पे भी 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा T2 sin थीटा 2 अपॉन T2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू F2 अपॉन M2G। T2 कैंसिल, तो FE अपॉन M2G इज इक्वल टू tan थीटा 2। सो FE बराबर M2G tan थीटा 2। क्लियर बाबू। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 3 बोल दो ओवरऑल कंडीशन का, और इसको आप 4 बोल दो। FE की मान दोनों में सेम होगी, FE की मान दोनों में सेम होगी। दैट मीन्स क्लियर है कि M1G है ना tan थीटा 1 इज इक्वल टू M2G tan थीटा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही। ये G से ये G कट गया। क्लियर है। तो आपको मिला M1 tan थीटा 1 इज इक्वल टू M2, ठीक है, tan थीटा 2। तो M1 बाई M2 इज इक्वल टू tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू, समझ में आ गया मेरी बात। अब डिस्कस करते हैं केस नंबर 1 कि इफ M1 इज इक्वल टू M2। क्लियर है। तो अगर M1 M2 के बराबर होगा, क्लियर है ना, आप समझिए ध्यान से, बराबर होगा तो tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1 ये 1 हो जाएगा। और उस केस में क्या हो जाएगा कि tan थीटा 2 tan थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। होगा ना? होगा। उस केस में क्या होगा कि थीटा 2 और थीटा 1 ये दोनों सेम होगा, मतलब इक्वल होगा। ठीक है। दूसरा केस कि इफ अगर M1 जो है, समझिए मेरी बात, क्या लिखा, अगर M1 की वैल्यू मान लो कि M2 से छोटी है, M1 की वैल्यू M2 से छोटी है, मतलब M2 क्या है, बड़ा है। क्लियर है। तो आप समझिए मेरी बात, अगर M1 की वैल्यू M2 से छोटा है, देखिए यहां पे, ठीक है, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो इसका रेशियो जो आप निकलेगा वो क्या निकलेगा, छोटा निकलेगा। छोटा निकलेगा ना। मेरी बात समझिए ध्यान से, ये वाला बड़ा है, M2 बड़ा है, M1 छोटा है, ये वाला फुल रेशियो छोटा होगा। क्लियर है। छोटा होगा, ये वाला जाकर के इधर मल्टीप्लाई करेगा तो छोटा हो जाएगा। मतलब समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि थीटा 2 की वैल्यू थीटा 1 से क्या होगी, बड़ा हो जाएगा। सही। क्लियर है। और उसी तरह से तीसरा केस भी आप समझ गए, अगर M1 की वैल्यू M2 से बड़ी होगी तो थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 से बड़ी होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यही इसका केस हो गया। तो जब आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो अगर आइडेंटिकल दिया हुआ है ना, अब वही जल्दीबाजी में आदमी क्या करेगा कि दोनों को बराबर ले लेगा, डिस्टेंस को हाफ हाफ कर देगा। ये तभी होगा जब ये दोनों आइडेंटिकल है। इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिकल है नहीं लिखा हुआ है, M1 और M2 मास डिफाइन है। क्लियर है। तो M1 और M2 बड़ा है, बराबर है, छोटा है, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके आधार पे यहां पे थीटा 1 थीटा 2 आपको लेना है और ये कंडीशन बनेगा। क्लियर हुआ? चलो इसको भी नोट कर लो। ठीक है। देखिए यहां पे जो केस होगा ना, ठीक है, वो मिस्टेकन था। तो अगर M1 की वैल्यू M2 से क्या होगी, छोटी होगी, तो थीटा 2 की वैल्यू थीटा 1 से कम होगी। कहने का मतलब कि थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा होगा। क्लियर है। और अगर M1 M2 से बड़ा होगा तो थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 से छोटी होगी। बोलने का मतलब थीटा 2 की वैल्यू थीटा 1 से बड़ी होगी, है ना। चलिए लिख लीजिए इसको। देखिए, तो कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बाबू, टू स्मॉल इक्वली चार्ज्ड। अभी जस्ट केस डिस्कस करके आए हैं कि अगर M1 और M2, अगर M1 और M2 सेम होगा तो एंगल थीटा 1 थीटा 2 के बराबर होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बाबू, देखिए ध्यान से, तो टू स्मॉल इक्वली चार्ज्ड स्फीयर ईच ऑफ मास m आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ l। आ गई मेरी बात समझ में? तो कहने का मतलब, फिगर देखो यहां, तो कहने का मतलब
कि ये इधर ऐसे और इधर ऐसे, ठीक है, ये मास हुआ, ये भी मास हुआ, सिल्क थ्रेड है, मास सेम है, दोनों पे टेंशन सेम लगेगा, क्लियर है ना। चलिए, तो ये हो गया टेंशन T, ये हो गया टेंशन T। इस सिल्क थ्रेड की लंबाई कितनी है बाबू? L, ठीक है ना, तो लंबाई L है, इसकी भी लंबाई L होगी, क्योंकि सेम है तो आप समझ गए कि ये जो एंगल होगा ये थीटा और ये भी थीटा। अभी केस डिस्कस किए तो इसमें अब दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, फटाक से थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का केस लिख लेते हैं, ठीक है ना। इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर mg, इधर t cos थीटा, इधर में fe और इधर में t sin थीटा। क्लियर है? सेम इसका भी क्लियर है। तो कहने का मतलब बाबू यहां पे डायरेक्ट tan थीटा इज इक्वल टू fe बाई mg होगा डायरेक्ट। अब स्टेप थोड़ा जंप कर लेते हैं एक दो, है ना। चलिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू fe बाई mg। अब देखिए यहां पे ध्यान से थोड़ा सा, है ना, कि ये वाला जो डिस्टेंस है बाबू, ये डिस्टेंस तो x दिया हुआ है, बोल भी रहा है द डिस्टेंस बिटवीन देम इज x। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x बाई 2 होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी x बाई 2 होगा। अब क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर कहा हुआ है कि x की वैल्यू L के बनिस्पत बहुत छोटी है। तो आप कल्पना कीजिए, आप इस x को ऐसे छोटा सोचिए, ये बहुत छोटा होगा। मेरी बात समझे हम क्या बोल रहे हैं? अगर x ऐसे इतना बड़ा होगा तो ये चीज ऐसे जाएगी, थीटा बहुत बड़ा होगा। पर अगर x छोटा होगा तो x बाई 2 तो और भी छोटा होगा, होगा ना। तो क्या होगा बाबू कि ये जो थीटा होगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो कहने का मतलब, है ना, सुनिएगा ध्यान से, तो कहने का मतलब कि फॉर x बहुत लेस देन L थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर आपको यहां तक दिमाग आ गया होगा ना तब क्वेश्चन बना पाए होंगे। क्लियर है? फॉर x बहुत लेस देन L थीटा इज वेरी स्मॉल। और अगर थीटा स्मॉल होता है बाबू तो उस केस में tan थीटा जो होता है वो सिमिलर टू साइन थीटा हो जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? tan थीटा क्या होता है? सिमिलर टू साइन थीटा, और cos थीटा सिमिलर टू 1 हो जाता है उस केस में, है ना। और साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। खैर, तो यहां पे साइन थीटा बाबू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला x बाई 2 और हाइपोटेनस L, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? x अपॉन 12। कहीं कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? तो इस इक्वेशन को अब थोड़ा सा देखिए, तो इस इक्वेशन में tan थीटा इसको हम सिमिलर टू साइन थीटा, इसको हम fe बाई mg लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सही ना। तो साइन थीटा इज x बाई 2l इज इक्वल टू fe अपॉन mg। क्लियर है? fe अपॉन mg, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, दोनों पे कह रहा है बाबू कि इक्वल चार्ज्ड है, तो इसके ऊपर भी q, इसके ऊपर भी q, तो फॉर्मूला हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन में mg। सही ना? कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहां क्या होगा बाबू? देखो, ये चला गया इधर, x को लेके चले गए उधर, और बाकी सब को लेके आ जाओ इधर, ठीक है। तो x क्यूब, या तो एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, x क्यूब बाई 2l इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अपॉन में mg। क्लियर है ना। और यहां से 12 लेके चले आए तो 12। अब आप लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में जो 4 है उसको आप 2 से काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, काटिएगा तो पर भी आंसर आएगा। पर मेरा कहना है बाबू कि जब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक वैल्यू ही दिया हुआ है तो काहे उसको काटा जाए? बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो अब ये हो गया। अब समझिए ध्यान से, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? तो कभी आपको क्या होगा बाबू कि dq
बाई डी टी दे कर करके भी पूछ देगा कि इतना चार्ज लीक कर रहा है। अब आप कल्पना कीजिए, एक तो बात समझिए, इसके अंदर मान लो बहुत सारा चार्ज था, उतना ही चार्ज इसके अंदर था, ऐसे था, रिपेल किया हुआ था एक दूसरे को, ठीक है ना। जैसे जैसे चार्ज लीक होगा तो ताकत जो होगी वो घटती जाएगी कि नहीं घटती जाएगी, और वो धीरे धीरे ऐसे नजदीक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे नजदीक आएगा, ताकत घटेगी। तो कहने का मतलब कि जब चार्ज एक रेट से लीक करेगा तो वेलोसिटी एक रेट से कम होगी, या आप कह सकते हो एक दूसरे, वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आएगा। आप कह सकते हो कि जब तीन क्वेश्चन बना देंगे इसमें हम लोग, तो चार्ज एक तरह से जब लीक होगा तो डिस्टेंस एक तरह से कम होगा। किस रेट में डिस्टेंस कम हुआ, वही वेलोसिटी है ना। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला x है यहां पे, x/2l। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके चले गए तो एक्स क्यू बन गया, ठीक है, बात समझे। तो कहने का मतलब है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो डी टी ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी ऑफ, है ना, 2l, ध्यान सुना, 2l, क्लियर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू क्यू स्क्वायर होगा बाबू, होगा, रूल पता ही है। तो कहने का मतलब इधर क्या हो गया, 3x स्क्वायर dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2l 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg 2q dq बाई dt। अब आप समझ रहे हैं कि ये dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी है ना। तो 3x स्क्वायर और ये वेलोसिटी है इज इक्वल टू 4ql अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg dq बाई dt, क्लियर है। अब ये रिलेशन याद रखना है, अगर dq बाई dt दिया रहता, इसको इधर लेके वेलोसिटी निकाल देते, क्लियर है। यहां पे वेलोसिटी दिया हुआ है, सबको उधर ले जाकर के dq बाई dt निकाल देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। चलिए, तो यहां पे जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का देखिए ये मान दिया हुआ है, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब 3x स्क्वायर a अपॉन अंडर रूट एक्स, क्लियर है ना, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 4ql अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg dq बाई dt। बाबू देखो, इससे ये कट गया, x का पावर 3/2 बचा ना, सबको उधर लेके चले गए, तो हम आंसर यहां लिख दे रहे हैं, क्लियर है ना। तो dq बाई dt इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, है ना, 3, क्लियर है, x का पावर 3/2, क्लियर है, a, है ना, a 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, क्लियर है ना, अपॉन में, क्लियर है, अपॉन में 4ql dq बाई dt की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई, मेरी बात समझ में आ रही है कैसे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg को इधर लेके चले गए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg चला गया उधर, यहां पे 3x का पावर 3/2 a था, x 3/2 x का पावर 3/2 a है, और इधर 4ql है, नीचे चला आया, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें, ठीक है ना, तो इसमें से इस x को तोड़ करके वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, साइन कॉस के टर्म में, बट उसका कोई अगेन मतलब नहीं बनता है, ठीक है, जरूरत अगर रहेगा तो देखा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लिया जाए। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है बाबू की अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस r। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन, देखिए समझिए इसका, ये एक ले लिया रिंग, इस रिंग की रेडियस जो है वो r है, ठीक है, ले ली, और इस रिंग को हमने चार्ज दे दिया। तो ये चार्ज जो है इस रिंग के पूरे लेंथ पे फैल जाएगा, मतलब 360 डिग्री में ये पूरा का पूरा घूम जाएगा चार्ज। तो मान लेते हैं, चलिए इसको हम लोगों ने घुमा दिया इस तरह से, ठीक है।
चलिए, व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब समझते हो बढ़ोतरी। सो व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ फोर्स स्ट्रेंथनिंग द वायर इफ अ पॉइंट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट द रिंग सेंटर। मतलब देयर इज अ चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट द सेंटर, तो व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट इन द फोर्स। क्लियर है? तो देखिए बाबू, अगर आप ऐसे समझो फोर्स के बारे में, ठीक है ना, तो सबसे पहला चीज यहां पे आपने क्या करना है कि आप एक रिंग का एक केस ले लो, ठीक है, और यहां से आप समझो इस रिंग का ये सेंटर रहा होगा, एक एलिमेंट कंसीडर कर लो, एक पोर्शन कंसीडर कर लो। आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर है ना? और यहां पे देयर इज अ चार्ज, ठीक है ना, देयर इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज DQ चार्ज। आपने रिंग पे एक छोटी सी एलिमेंट जो है कंसीडर कर ली, तो ये यहां पे Q नॉट है ना, और यहां पे क्या है DQ चार्ज। तो फोर्स F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब समझिए मेरी बात बाबू, तो यहां से हमने इस तरह से जो है FE फोर्स जो है वो डिफाइन कर दिया। क्लियर है? यहां पे इस रिंग के दोनों तरफ टेंशन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। अरे आप जैसे ही आप एक बात समझिए, ठीक है, कि जैसे एक रिंग है, ठीक है, इस तरह से एक रिंग है और यहां पे फोर्स लगा ऐसे, तो इधर टेंशन आ गया। तो कहने का मतलब हम आपको समझा रहे हैं, एक ठो इधर होगा, एगो इधर होगा। क्लियर है? यहां से मेरी बात समझिए, अगर इसको हम जोड़ दें इस तरह से, तो ये वाला पूरा एंगल थीटा अगर था, तो ये वाला एंगल θ/2 होगा। बोलो, ये वाला एंगल θ/2 होगा। बोलो, होगा ना? होगा। चलिए ठीक है। तो इसके लिए यहां पे आप देखिए कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, एक इधर टेंशन का कंपोनेंट, एक इधर, ये T। तो ये वाला देखो, ये θ/2 है बाबू, तो ये वाला θ/2 होगा ना। इधर से ऐसे ड्रॉ कर दो, ये θ/2 है, तो ये θ/2 होगा। बोलो, होगा ना? क्लियर है? तो अब क्या होगा, जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस, तो ये वाला कंपोनेंट T cos θ/2 हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट T cos θ/2 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? और इधर क्या हो जाएगा बाबू, T sin θ/2 इसका भी और T sin θ/2 इसका भी, सब मिला के 2T sin θ/2। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, 2T sin θ/2। क्लियर? अब ये T cos θ/2 इस T cos θ/2 को कैंसिल कर देगा, पॉजिटिवली लग रहा है। तो कहने का मतलब कि ये जो FE हुआ, दिस FE इज इक्वल टू 2T sin θ/2। यही T निकालना है, यही T निकालना है ना। क्लियर है? तो कहने का मतलब देखो ध्यान से, तो 2T sin θ/2 इज इक्वल टू FE है। तो कहने का मतलब बाबू कि अगर हमने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया होगा, तो उस केस में ये θ/2 बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और अगर θ/2 इज वेरी स्मॉल, इन दैट केस sin θ/2 इज सिमिलर टू θ/2। क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया, 2T क्लियर है, sin θ/2, ठीक है, इसको हम लोग 2T θ/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलो, लिख सकते। एंड दिस इज इक्वल टू FE, ये 2 से ये 2 कट गया, तो T बराबर हो गया तुम्हारा FE। आ गई मेरी बात समझ में? यही इसका इंक्रीमेंट होगा। इसी को आप तोड़ के कुछ ऐसे लिखोगे, पर ये देखो, अब यहां पे ये मत समझना बाबू कि ये फोर्स जो है इतना ही लिख के छोड़ देंगे, इसको थोड़ा आगे भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लिखेंगे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ अपॉन Q नॉट अपॉन, अच्छा सॉरी थीटा रह गया, सॉरी। क्लियर है ना? तो T थीटा इक्वल्स टू FE है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ अपॉन Q नॉट, क्या R स्क्वायर डिस्टेंस है। क्लियर है? अब ये DQ को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, DQ याद करो,
क्यू बाई डी एल इक्वल्स टू लैम्डा, है ना। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल। डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल। क्लियर है। तो लैम्डा डी एल किसके बराबर होगा बाबू, या आप समझो लैम्डा किसके बराबर होगा, बोलो। लैम्डा जो है, सुनो मेरी बात, लैम्डा जो है वो किसके बराबर होगा। तो आप कहिएगा कि सर लैम्डा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो कि क्या होगा 2 पाई आर। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू डी क्यू बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन 2 पाई आर डी एल। अब डी एल यही एलिमेंट था, तो थीटा बराबर क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। बाबू थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, सही ना। क्लियर है। तो थीटा थीटा आर्क हो गया डीएल, हुआ ना डीएल, और ये कितना हो गया आर। क्लियर है। तो कहने का मतलब कि डीएल बराबर आर थीटा। क्लियर है, रख दो यहां पे। तो डी क्यू बराबर क्यू अपॉन 2 पाई आर, और डीएल की जगह पे आर थीटा, सही। अब इसको उठा करके यहां रख दो। तो एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, क्लियर है, क्यू, या इसको ना टी थीटा लिखो, ठीक है। तो टी थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू आर थीटा क्यू नॉट। क्लियर है। अपॉन में बाबू अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, सही। क्लियर है। अब देखो ये थीटा से ये थीटा कट गया, एक इस आर से ये आर कट गया। क्लियर है। तो कहने का मतलब, ठीक है, टी बराबर वहां क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर, ये एक्चुअल में फोर्स होता है एफ, और अपॉन में 2 पाई, तो ये क्या हो गया एफ अपॉन 2 पाई, यही इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए।